माइक वाइक ओके है, ठीक है। तो नमस्कार, आपका सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विज्ञान का पार्ट 2 है, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। और पार्ट का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो ठीक है, पहले पार्ट का प्रश्न देखते हैं ना, पार्ट नहीं थे ना, पार्ट के बीच बीच में जो प्रश्न है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये पेज नंबर 16 पर है। पेज उकचुक हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है ना। नई किताब। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से जो मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। और जो जितने भी कण होते हैं उनकी रासायनिक प्रकृति समान होती है, जैसे सोना, तांबा, चांदी आदि, ठीक है। तो ये क्या है? पदार्थ। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न एक ही है, ठीक है। इसके अंदर पूछा है समांगी, और तीसरे प्रश्न में पूछा है समांगी और विषमांगी मिश्रण में आपको अंतर बताना है, विभेद करना है। और यहाँ पर लिखा अंतर बताना है, तो दोनों का एक ही उत्तर है। आप दो बार लिख सकते हैं इसको, या अथवा करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सममांगी मिश्रण और यह विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण क्या है? जिसमें उसका संगठन समान होता है, और जिसका संगठन समान नहीं होता वो विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, एल्कोहल में जल। इतनी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक या दो है ना, कि जल में चीनी या जल में नमक, इसके उदाहरण है। और इनमें क्या है? कोई स्पष्ट पृथक्करण नहीं होता, किसमें? अवयवों के बीच। और इसमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण होता है। जैसे तेल में जल या जल में तेल मिलाए तो मिलते नहीं है। चीनी और नमक आपस में नहीं मिलते, रेत और नमक भी आस्ती नहीं मिलते, ठीक है। इसके अलावा तीसरा अंतर है, इसमें अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है। अगर चीनी घोल लिया गिलास के अंदर हमने, ठीक है ना, घुलने के बाद नहीं दिखेगी चीनी कहाँ और पानी कहाँ है। तो इसमें प्राय अवयवों को देख सकते हैं, जैसे रेत और नमक दोनों है, साथ तो उन्हें देखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न भी ये। चौथा प्रश्न, ठीक है, फिर ये पेज नंबर 20 पर है। इसका पहला प्रश्न, अलग अलग पेज पर अलग अलग सेगमेंट में बांटे गए क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रश्न नंबर कितना वो नहीं बताऊंगा, सीधा प्रश्न पढ़ूंगा। तो विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? यानी विलयन, निलंबन और कोलाइड में अंतर बताना आपको। तो ये रही सारणी। विलयन क्या होता है? विलयन एक सममांगी मिश्रण है, जबकि निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। और कोलाइड की बात करें तो ये सममांगी दिखाई देता है, लेकिन क्या है, कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। और विलयन की बात करें, विलय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है, व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए आंखों से नहीं देख सकते, है ना, कि इनका आकार अत्यंत छोटा, 1 नैनोमीटर से भी छोटे, और इनको आंखों से नहीं देख सकते। यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकते। जब निलंबन की बात करें, विलय के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, जैसे 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें नग्न आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। और कोलाइड की बात करें तो इसमें विलय के कणों का आकार क्या होता है? विलयन के कणों से बड़ा, किंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है, यानी इन दोनों के बीच का होता है, किसका? कोलाइड का। इनका कणों का व्यास क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 100 के बीच होता है। इसका एक है, इसका 100, तो इन दोनों के बीच 1 से 100 के बीच है, ठीक है। और इनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, परंतु इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं, ये फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं। कौन? विलयन के कण, ठीक है। और निलंबन, ये फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते, और ये फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं। अगला अंतर देखते हैं, यह स्थायी है तथा इसके विलय पृथक नहीं होते। छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं कर सकते, ये अस्थायी है, और इसके कण कुछ समय बाद तली में जम जाते हैं। छानन विधि है, छानने के द्वारा इसके कणों को मिश्रण से अलग कर सकते हैं। और यह स्थायी विलयन है, जिसमें विलय पृथक नहीं होते, इसलिए छानने की विधि से विलय के कणों को पृथक नहीं कर सकते। और पांचवा है, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तथा टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, जबकि यह प्रकाश का प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव ये भी उत्पन्न नहीं करता, जबकि यह प्रकाश का प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव दोनों दर्शाता है। तो ये था इन तीनों में अंतर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन ताप पर घोला गया। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो विलय का पदार्थ का द्रव्यमान 36 ग्राम, विलायक जल का द्रव्यमान 100 ग्राम दे रखा है। तो विलयन क्या हो गया? विलय प्लस विलय का द्रव्यमान हो गया 36 प्लस 100 बराबर 136। विलयन की सांद्रता निकालनी है, इसका सूत्र होता है विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। विलय का है कितना यहाँ पर? 36। विलयन का यानी विलय प्लस विलय ये 136 गुणा 100, इसको काट के करेंगे तो 26.4% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 26 पर प्रश्न वो देखते हैं। पेट्रोल और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल, जो कि आपस में घुलनशील है, मिश्रण को आप कैसे अलग करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के क्वथनांकों में 25 डिग्री से अधिक का अंतराल है। तो जब दो उत्तर देखते हैं, दो घुलनशील क्वथनांकों के बीच 25 डिग्री से अधिक अंतर हो, तो इसको मिश्रण किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? आसवन द्वारा। और इसकी प्रोसीजर इस प्रकार है, मिश्रण है वो हमको लेना है। एक आसवन फ्लास्क में मिश्रण क्या है? पेट्रोल प्लस मिट्टी का तेल। इसमें एक थर्मामीटर लगाए, उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित करें, धीरे धीरे मिश्रण को गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। तो ये आपको उपकरण का चित्र बना लेना, ठीक है।
और उसके बाद पेट्रोल वाष्पीकृत होकर संघनन द्वारा संघनित होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। वाष्पीकरण द्वारा कौन परतक होकर निकलता है, पेट्रोल, तथा बर्तन में कौन रह, जिसे एक बर्तन में अलग कर लेते हैं, और आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल रह जाता है, ठीक है। तो ये रहा आसवन फ्लास्क, इसमें मिट्टी का तेल रह जाता है, और पेट्रोल इसमें जब इसको गर्म करते हैं भाप बनकर, इस यहाँ पर एक नली होती है, बाहर इसके पाइप लगे रहते हैं यहाँ और यहाँ, ठीक है। इसको किसी पानी के स्रोत नल से जोड़ देते हैं, वहाँ से पानी आता है और आता है, बीच की नली अलग होती है। तो इसमें जैसे ये, ठीक है, तो ये नली में दोनों साइड क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि साइड में पानी होता है इन नलियों में, और बीच में नली में ये पेट्रोल जाता है, जो कि यहाँ पर वाष्प बनता है और यहाँ का ठंडा होता है, तो इस बर्तन में अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आसवन विधि है, ठीक है। और सावधानी, इसमें सावधानी क्या रखनी है, पेट्रोल अति ज्वलनशील है, हाई इनफ्लेमेबल पदार्थ है, इस आसानी से आग लग जाती है, जिसका ध्यान रखना चाहिए कि आग ना पकड़े। आगे चलते हैं फिर। अगला प्रश्न है, परतक करने की सामान्य विधियों के नाम दे। दही से मक्खन, समुद्री जल से नमक, और नमक से कपूर। तो दही से मक्खन किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण द्वारा अलग करते हैं, और समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण द्वारा अलग करते हैं, और नमक से कपूर ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग करते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है। तो क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करके ठोस पदार्थों को शुद्ध, देखते हैं इसको। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल में बहुत सारी अशुद्धियां होती है, इसे दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करना है। पेड़ों का कटना, मक्खनों का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन का पिघलना बर्तन में, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना। तो ये बहुत सारे परिवर्तन है, इनको इन सारणी में दे रखे हैं। तो इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हो गए, पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक का घुलना, और फलों में सलाद बनना। रासायनिक परिवर्तन कौन से हो गए, अलमारी में जंग लगना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित होना, लकड़ी और कागज का जलना। तो रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है, जो कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये दोनों में एक अंतर है मुख्य, ठीक है। आगे चलते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। तो शुद्ध पदार्थ है, ये इतना मोस्ट नहीं है, ठीक है ना, इस तरह प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी आप देख लीजिए। शुद्ध पदार्थ होते हैं सोना, चांदी, नमक, चीनी, आश्रित जल, दोहराने कर लेते हैं, चांदी, लोहा, हीरा, एल्कोहल आदि। और मिश्रण, नल का जल, दूध, वायु, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने से आभूषण, पीतल, कांसा इत्यादि, ठीक है। तो ये मोस्ट नहीं है, देख लेना आप। आसपास की चीज़ें उसमें मिश्रण है, उस मिश्रण में अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। क्या निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण विधि है, उसको उपयोग करेंगे। दूसरा है इसके अंदर कि अमोनियम क्लोराइड है को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए क्या उपयोग करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। तीसरा है इसके अंदर सी, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, तो सी में आ जाएगा निषेधन या छनन विधि, ठीक है। डी है दही से मक्खन निकालने के लिए, तो डी में हो जाएगा अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन। ई है जल से तेल निकालने के लिए, तो ई हो जाएगी पृथक्करण की विधि, सेपरेटिंग फ्यूनल मेथड, ठीक है। और उसके बाद है चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए, तो ये काफ़ी मोस्ट है, प्रश्न याद रखना, छानन विधि द्वारा। और भूसे से बाल, और जी है बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे, इसके लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि उपयोग लेंगे, ठीक है। और भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए एच में हो जाएगा फटकन विधि। और आगे है एच के बाद आई है पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए, तो आई के अंदर हो जाएगा भरण या फिटकरी का उपयोग करके, भरण विधि जिसमें फिटकरी का उपयोग करते हैं। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंगों को पृथक करने में, तो इसमें हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। अगला प्रश्न देखते हैं, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। विलयन, विलायक, विलय, गुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलय यानी फिल्ट्रेट, तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। तो सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लेंगे, पहले पानी लेंगे, वो क्या होगा, विलायक होगा। इसमें चीनी डालिए, जो क्या है, विलय। अब जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा, क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है। अब इसमें 1
किया, आधा चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे। जल में अघुलनशील विलय है तथा इसे उबालिए। इसमें 1 कप दूध डालकर 5 मिनट तक पुनः उबालिए। अब एक छन्नी से छानिए। आपको चाय फिल्ट्रेट है ना, जो जरिया होता है, ठीक है ना, छलनी होती है, उसके अंदर फिल्ट्रेट रह जाएगा चाय पत्ती, तो चाय की पत्तियों छन्नी के ऊपर अवशेष के रूप में रह जाएगी, ठीक है ना, अवशेष में ऊपर रह जाएगी अवशेष के रूप में, और चलकर चाय नीचे चली जाएगी, जो हो जाएगा उसका फिल्ट्रेट, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा, ठीक है, और नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त आंकड़ों में या परिणामों में 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने तो पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तो ये सारणी दे रखी है, इस सारणी के आधार पर प्रश्न पूछे हैं। विलय पदार्थ दे रखा है, तापमान दे रखा है उसका, और पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड घुलनशीलता, और इनकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए कितने पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए। तो चूंकि 100 ग्राम जल में 373 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट संतृप्त विलयन बनाने के लिए इसकी मात्रा 62 ग्राम है, ठीक है। तो 50 ग्राम में कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी 62/100 गुणा 50, यानी या फिर 62 से सीधी आधी लिख सकते हैं, 31 ग्राम। बी है, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है। इस विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। विलयन ठंडा होगा तो क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट कीजिए। तो बी देखते हैं, इसका पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल यानी विलयन को जब ठंडा किया जाता है तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए, अलग हो गए, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है, ठोस KNO3 का क्रिस्टल प्राप्त हुआ। ठंडा करने पर क्या हुआ, ठोस KNO3 प्राप्त हुआ। सी दे रखा है, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण यानी साल्ट की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक विलय या घुलनशील होगा। तो सी देखते हैं इसका। तो 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता इस प्रकार है, यह पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36, पोटेशियम क्लोराइड 35 और अमोनियम क्लोराइड 37, ठीक है। तो इस आधार पर सबसे ज़्यादा कौन घुला वो हो जाएगा। आगे तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या परिवर्तन होगा। तो ताप वृद्धि से लवण की घुलनशीलता बढ़ेगी और ताप में कमी होने पर घुलनशीलता घटेगी। तो ये थे इसके आंसर, ठीक है। 293 केल्विन ये रहा, कोई सा भी ताप पर दे जो ये घुलनशीलता ये दे रखी है यहाँ पर, ये मात्रा, तो इनकी कंपैरिजन कर लेंगे, किसकी ज़्यादा है वो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 293 पर पूछे तो किसकी ज़्यादा है, अमोनियम क्लोराइड की ज़्यादा है, ठीक, अलग अलग ताप पर अलग अलग होगी। आगे का बात करते हैं, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलय, शुद्ध पदार्थ कोलाइड और निलंबन। संतृप्त विलय नहीं है, विलयन आएगा, संतृप्त विलयन। जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलय की और अधिक मात्रा को उस विलय में नहीं घुला जा सकते, उसको क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। और शुद्ध पदार्थ क्या है, तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है तथा उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना चांदी। यह पार्ट नीति प्रश्न में बीच में आएगा, वापस आ गया। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड वह विलयन है जिसमें विलय के कणों का आकार विलयन से बड़े किंतु निलंबन से छोटे, यानी 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। विलय के कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये स्थायी होते हैं। कोलाइड क्या क्या टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे रक्त, दूध, फेम, क्रीम, मक्खन आदि। निलंबन क्या होता है, निलंबन एक विस्वांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर बिना हिलाए छोड़ दे तो ये नीचे बैठ जाते हैं। जैसे रेत को अगर जल में घोले तो वो तिरते रहते हैं, ठीक है ना, जैसे पूरी तरह घुलते नहीं, तिरते रहते हैं, थोड़ी देर छोड़ दे तो वो पेंदे में एक्टिव हो जाती है। इसी तरह चौक पाउडर तथा जल आदि उदाहरण अन्य भी है। 7वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है, दे रखी है, ठीक है, प्रश्न के अंदर। बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। तो इनमें से शुद्ध कौन सी है। बर्फ शुद्ध है, सिर्फ जल से बनी है। लोहा शुद्ध है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध है, कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध है, और पारा या मरकरी ये भी शुद्ध है। बाकी में एक से अधिक पदार्थ है इसलिए वो शुद्ध नहीं है। 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, ठीक है। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। तो विलयन है एक तो समुद्री जल और एक सोडा जल, बाकी विलयन नहीं है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट विलयन, स्टार्च विलयन। तो दूध तथा स्टार्च विलयन, क्योंकि ये कोलाइड विलयन है
इसलिए क्या है, टिंडल प्रभाव दर्शाएंगे। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित को तत्व यौगिक और मिश्रण में आपको क्लासिफाइड करना है, वर्गीकृत करना है। इतने सारे दे रखे हैं, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इनको। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त। तो इनको तत्व यौगिक और मिश्रण में बांटना है। एक मिनट। हाँ, तो इनको इस तरह बांटा जा सकता है। तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? सोडियम हो जाएगा, चांदी, टिन और सिलिकॉन हो जाएगा। यौगिक कौन कौन से हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, साबुन और कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण चांदी का घोल, मिट्टी, वायु, कोयला और रक्त। ठीक है, तो इस तरह हमने मिश्रण, यौगिक और तत्व में इनको बांट दिया। आगे चलते हैं, लास्ट प्रश्न 11वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक है? पौधों में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनना और मोमबत्ती का जलना। जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता है, कुछ नयापन आता है, तो रासायनिक परिवर्तन है। तो इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे? पौधों में वृद्धि, लोहे पर जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कोई गलती रह जाती है तो ठीक है, आप सूचित कर देना। वैसे गलती रहने का चांस है तो नहीं, फिर भी रहती है तो मैं कमेंट बॉक्स में सुधार दूंगा। और वीडियो कैसा लगा, इसी के साथ पार्ट के अंदर के प्रश्न थे, पीछे के थे, वो सारे करवा दिए इस पार्ट के मैंने। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर।